ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। कक्षा 10वां क्लास 10th की बुक पॉलिटिकल साइंस, जिसमें कि सत्ता की साझेदारी सत्ता की साझेदारी, डिवीजन ऑफ पावर एंड हम शक्तियों का विभाजन या फिर सत्ता का साझेदारी। सत्ता क्या है? सोर्स ऑफ पावर, राइट। तो इस सोर्स ऑफ पावर में, डिवीजन ऑफ पावर में हम क्या देखेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। लोकतंत्र होता क्या है? अगर हम बेसिकली बोले तो लोगों का शासन होता है ना। लोकतंत्र डेमोक्रेट एक यूनानी शब्द से निकला है डेमोक्रेटिक, जिसमें डेमो का मतलब होता है लोग और क्रेशिया का मतलब शासन। तो डेमोक्रेसी में लोगों का शासन होता है। अब इतना आसान नहीं कि लोगों का शासन कैसे, कब, है ना। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरह के लोकतंत्र होते हैं, हम सभी जानते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे शासन करती है, अप्रत्यक्ष में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो सवाल यही है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। लोकतंत्र जो है, शब्द अगर आप देखेंगे कि लोगों का तंत्र, तो लोग का मतलब कोई अकेला तो नहीं हुआ, कोई एक आदमी तो नहीं हुआ, ढेर सारे लोग हैं, सबके अपने अपने अधिकार हैं, सबके अपने अपने मतलब अपना वजूद है, अपना अस्तित्व है। तो हर कोई अपनी सत्ता की, अपनी अथॉरिटी की डिमांड तो करेगा। अगर लोकतंत्र है तो किसी एक व्यक्ति का शासन चले, ये कोई कैसे स्वीकार करे। तो इस लोकतंत्र को असली मायने में लोकतंत्र तभी कहा जा सकता है जब हर एक व्यक्ति के पास शासन हो, हर एक व्यक्ति के पास। तो आखिर ऐसा होगा कैसे? ये इम्प्रैक्टिकल सा दिखने वाला चीज़ होगा कैसे? तो हमने ना कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया है, संविधान अपनाया है, और जितने भी आज के डेमोक्रेटिक नेशन हैं सबने कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया है लगभग लगभग। तो वेदर इट इज़ रिटन और अनरिटन मतलब नहीं है, लेकिन बेसिकली है कि कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है। और संविधान में बाकायदा लिखा हुआ है अच्छे से कि हम भारत के लोग, जहाँ भी देखिए आप, वेदर इट इज़ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया का, लोगों से शुरू होता है ना शासन, लोगों से। और उसके लिए हम क्या क्या करते हैं सो आप देखते हैं। एक देश में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, बहुत सारे संप्रदाय रहते हैं, समाज के लोग रहते हैं। तो उन्हें एक डिवीज़न, एक बंटवारा चाहिए होता है सत्ता में कि हमारा हिस्सा कितना है। और अगर आप हिस्से से मना ही करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोकतंत्र के खिलाफ हैं। आपको लगता है अगर हिस्सेदारी हमेशा गलत होता है तो दिस इज अ काइंड ऑफ रॉन्ग माइंड पैटर्न। हिस्सेदारी अगर जैसे कि आपके घर में आपका भाई आपका हिस्सा मांग रहा है तो जायज़ है, आपको हिस्सा देने में कोई भी आनाकानी नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की संकुचन भावना नहीं होनी चाहिए कि ना ना ना, हिस्सा नहीं देंगे हम। ये बंटवारा चाहता है, बताओ बंटवारा गलत चीज़ नहीं। सो बेसिकली वो सब हम कहाँ जा रहे हैं, नॉट बीइंग वेरी पर्सनल। ओके राइट ना। तो लोकतंत्र क्या जरूर, क्यों जरूरी है, हाँ लोकतंत्र में क्यों जरूरी है सत्ता का विभाजन या सत्ता की साझेदारी। तो जैसा कि कहा हमने, ढेर सारे लोग होते हैं, समुदाय होता है, समाज होता है, हर किसी को अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और नहीं मिलेगा तो आक्रोश और असंतोष भड़केगा, और समाज में एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हमेशा उत्पन्न रहेगी। समाज एक दिशाहीन हो जाएगा और फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। तो शांति और सुरक्षा, ये दो चीज़ें जरूरी है, और इसके लिए चाहिए कि हम सभी को सत्ता में हिस्सेदारी दें। हमने बहुत सारे खून खराबे वाले आंदोलन देखे हैं इतिहास के पन्नों में, सभी इससे भली भांति वाकिफ़ हैं, ये कोई पुरानी बात नहीं। तो अगर ज़रूरी है, अपरिहार्य है विभाजन, तो कैसे करते हैं इसको, हम ये भी देखेंगे। तो अगर हम बात करें कि विभाजन कैसे होता है, विभाजन करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, आज के आधुनिक लोकतंत्रों में हमने जो शासन की प्रणाली अपनाई है उसमें 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये मेजर 3 अंग होते हैं जिनके द्वारा लोकतंत्र में शासन चलाया जाता है। तो हमने क्या किया ना, सरकार में विकेंद्रीकरण किया, सरकार में विकेंद्रीकरण किया, यानी कि ये तीनों ही सरकार है, कार्यपालिका भी सरकार है, विधायिका भी सरकार है और न्यायपालिका भी सरकार है। तो हमने शक्ति का जो है ना विकेंद्रीकरण कर दिया, कहा कि थोड़ी शक्ति इसके पास, थोड़ी शक्ति इसके पास, थोड़ी शक्ति इसके पास, और कोई भी एक दूसरे की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करेगा, करेगा अनिवार्य होने पर तो क्या। तो ये डिवीजन ऑफ पावर हमने किया, इसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। जब शक्ति जो है किसी एक केंद्र में ना हो, मतलब कि हम कह सकते हैं कि सारी शक्तियाँ जब किसी एक केंद्र में आप दे देते हैं, एक व्यक्ति के हाथों में दे देते हैं, या एक मान लीजिए कि विधायिका या कार्यपालिका के हाथों में दे दिए, तो मोनोपोली क्रिएट हो गया। और मोनोपोली क्रिएट हो गई, इसका मतलब है कि लोगों के हाथों से शक्तियाँ चली गई, लोगों के पास कंट्रोल करने की क्षमता रही नहीं, ना क्रिटिसाइज करने की, ना कुछ करने की। तो इसका मतलब ये है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बुरा हो सकता है, और वो सबसे बड़ी बात है कि उसके जवाब में कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि शक्ति का मोनोपोली है। हो सकता है कि व्यक्ति या सरकार बहुत ईमानदार हो, ऐसा बुरा कुछ ना करे, लेकिन ये लोकतंत्र में बेईमानी दिखाता है। ये दिखाता है कि आपका लोगों के प्रति भरोसा नहीं है। तो ऐसी सरकार असल में लोकतांत्रिक सरकार नहीं मानी जा सकती कभी, जो लोगों के ट्रस्ट पर टिकी ही ना हो, उसे तानाशाही कहेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। कैसे की जाती है उसमें पहला तरीका तो ये है, सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, सरकार के अंगों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। और दूसरा है कि सरकारों के बीच में, जैसे कि राज्य सरकार होते हैं, केंद्र सरकार होती है, या फिर संघ सरकार जिसको, संघ सरकार ज़्यादा अच्छा शब्द है, लोकतांत्रिक शब्द हम कह सकते हैं कि संघ सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है। तो राज्य सरकार और संघ सरकार, संघ सरकार जो होती है कहाँ होती है, वो सेंटर में होती है,
इसलिए केंद्र सरकार कहते हैं, मतलब ठीक है, दोनों ही सही है, लेकिन ओके। तो केंद्र सरकार, संघ सरकार जो होती है वो सेंटर में होती है। दूसरा राज्य सरकार, हर एक राज्य की अपनी सरकार होती है, जिसे हम क्षेत्रीय सरकार भी कहते हैं, प्रादेशिक सरकार भी कहते हैं। और इसके अलावा भी एक सरकार आज के समय में है, और जिसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। आपको कोई समस्या हुई, आप डायरेक्ट सरकार के पास जाइए, किसी पास, अपने गांव के प्रेसिडेंट, मुखिया के पास चले जाइए, सरकार से डायरेक्ट मिलिए, इंतजार करने की जरूरत नहीं, लाइन लगने की जरूरत नहीं। हाँ मुखिया जी बोलिए, कैसे आपकी मदद करें, मतलब उल्टा उल्टा। तो ये हुआ बंटवारे का तरीका। इसके अलावे हमने कहा था कि समाज में कई तरह के संप्रदाय, समुदाय और लोग रहते हैं, उन्हें भी चाहिए हिस्सेदारी, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को भी चाहिए हिस्सेदारी। वो कैसे मिलेगा? लोगों को हिस्सेदारी कैसे मिलती है? ये संसद है, ये विधायिका है, ये सरकार है, ये न्यायपालिका है। रिजर्वेशन की मांग करते हैं ना, कि इतना परसेंट सीट जो है वो महिलाओं के लिए हो, इतना परसेंट SC, ST, OBC के लिए। तो उन समुदायों को प्रतिनिधित्व इसी माध्यम से मिलता है। जब वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो सरकार को कानून पास करना पड़ता है। कानून पास करना पड़ता है तो उन्हें भी अपनी हिस्सेदारी लोकतंत्र में मिल जाती है बेसिकली। तो समाज को इस तरह से हम शक्तियों का बंटवारा करते हैं और जायज़ तरीके से करते हैं, और फिर ये ऐसी जो शासन व्यवस्था है वो लंबा चलती है और टिकाऊ होती है, और समाज के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उसमें विकास होता है, गुणात्मक विकास होता है, लोगों की अभिवृद्धि जो है वो सरकार के प्रति होती है, भरोसा होता है सरकार की अमूल। तो ये ज़रूरी होता है। बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होता। दो कहानियाँ हैं, बेल्जियम की और एक श्रीलंका की, दोनों ही एकदम विपरीत कहानी है। बेल्जियम ने क्या किया, श्रीलंका ने ऐसा क्या किया। एक लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी श्रीलंका विखंडित हो गया, टूट गया, और उसे काफ़ी ज़्यादा खून खराबे वाली हिंसात्मक गतिविधियों का सामना करना पड़ा। तो बेल्जियम बेसिकली एक यूरोप का देश है ना। बेल्जियम यूरोप का एक देश है जिसकी आबादी उस वक्त तकरीबन 1 करोड़ थी, जो कि हरियाणा के लगभग आधी है ना, हरियाणा के लगभग आधी वर्ड जनसंख्या। तो बेल्जियम में 3 तरह के लोग या समुदाय कहें, सांस्कृतिक बनावट हैं, रहते थे, जैसे कि फ्रेंच बोलने वाले लोग, डच बोलने वाले लोग और जर्मन बोलने वाले लोग। तो फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या पूरे बेल्जियम में 40% थी। डच बोलने वालों की संख्या लगभग 60% थी पूरे बेल्जियम में, और वो फ्लेमिश क्षेत्र में और वेनिला क्षेत्र में रहते थे। तो बेसिकली जो भी हो, जहाँ भी रहते हो। लेकिन एक और स्थिति थी बेल्जियम में, बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स में, वहाँ पे थोड़ी स्थिति उलट थी, यानी कि डच की संख्या कम थी और बेल्जियम फ्रेंच की संख्या ज़्यादा थी। 60% के आसपास, 80% के आसपास थे सेंटर में। कहाँ थे? केंद्र में वो 80% के तकरीबन थे, और डच की संख्या मात्र 20% थी। कहाँ पे? केंद्र में, मतलब स्टेट में, मतलब कैपिटल में। ऐसा होगा कैसे चलेगा? हाँ, तो कंटिन्यू करो, कैपिटल में थे, है ना। ये दिक्कत से मालूम होता है कि ये काम कितना महत्वपूर्ण है, कितना मेहनत लगता है, कितना टेंशन लगता है, और हम इसे बेकार नहीं कह सकते, और ऐसे ही हो जाने वाला काम नहीं है ये भी है। मतलब एक बार हो जाए तो होते रहेगा बात है। ओह प्लीज़ बेकार की टेंशन में मत पड़िए, तुम करो ना। तो हमने कहा कि राजधानी में स्थिति थोड़ी उलट थी। तो क्या हुआ ना कि राजधानी में, यानी कि जो केंद्र में रहते हैं, उनकी शक्ति ज़्यादा चलती। तो अल्पसंख्यक पूरे बेल्जियम में देखा जाए तो फ्रेंच जो थे अल्पसंख्यक की दृष्टि, अल्पसंख्यक के रूप में थे, अल्पसंख्यक के रूप में थे बेल्जियम के हिसाब से देखा जाए तो 40%, लेकिन केंद्र में 80% थे। तो उन्होंने उनको सारी शक्तियाँ थी कि शिक्षा, रोजगार और साधन संपन्नता उनके हाथों में थी। और डच वासियों को जो है उन्हें बहुत देर से शिक्षा और रोजगार और इस तरह की चीज़ों का लाभ मिला, 1993 तक मिला, 1993 तक। तो बाद में क्या हुआ बेल्जियम के बारे में हम फिर आएंगे, सिचुएशन फिलहाल ये श्रीलंका की कहानी देखते हैं। श्रीलंका में क्या हुआ ना, श्रीलंका 1948 में, 1948 में आज़ाद हुआ, एक आज़ाद देश बना, लोकतांत्रिक सरकार बनी। सरकार बनने के बाद चूँकि सिंहालियों का मेजोरिटी था, सिंहाली दो तरह के समुदाय थे, सिंहाली और तमिल। तमिल में भी दो, जिसमें कि श्रीलंकाई मूल के तमिल और भारतीय मूल के तमिल रहते थे, वे मतलब ब्रिटिश टाइम के समय उनके पूर्वज आए थे, उन्हीं की संतानें थे। तो सिंहाली और तमिल, तो सिंहालियों का सरकार बना। इन्होंने क्या किया ना, लोकतांत्रिक ढंग से तो बना जरूर सरकार, लेकिन सांप्रदायिक भावना ज़्यादा थी। एक दूसरे संप्रदाय के प्रति अगर ऋणात्मक भावना है तो लोग अच्छे से अच्छा लोकतंत्र भी ध्वस्त हो जाता है। लोकतंत्र में सौहार्द की भावना होना जरूरी है, चाहे कितनी भी कम्युनिटीज़ हो, एक दूसरे के प्रति थोड़ी बहुत नकारात्मक भावना होना स्वाभाविक है इंसान के मध्य में। लेकिन बड़े स्तर पर जब सत्ता संभालने की बात हो तो वहाँ पर ऐसी तुच्छ भावनाएं हावी नहीं होनी देनी चाहिए। ब्रॉडर वे में देखना चाहिए, देश के विकास और देश की अस्थिरता के बारे में सोचना चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्वार्थों के बारे में। तो सिंहालियों ने क्या किया, 1956 में उन्होंने एक अधिनियम पारित किया जिसमें सिंहाली भाषा को सरकारी भाषा, केवल सिंहाली भाषा को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दी। और उसके अलावा और क्या किया, सरकारी नौकरियों में सिंहाली समुदाय को ज़्यादा मान्यता दी, ज़्यादा उन्होंने प्रेफरेंस दिया, रिजर्वेशन दिया। विश्वविद्यालयों में, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें पढ़ने का
रिजर्वेशन सिंहाली लोगों को ज़्यादा मिला। इससे क्या हुआ कि जो तमिल मूल के लोग, तमिल समुदाय के लोग हैं, वो रुष्ट हो गए और उन्होंने फिर इसका काफ़ी विरोध किया। और जब इस विरोध के क्रम में काफ़ी कुछ हुआ, उन्होंने बाद में पार्टी बनाई अपनी, तमिल पार्टी, और इसने 1980 में अलग से तमिल राज्य बनाने का मांग किया। इवन इन्होंने तमिल देश घोषित करने का भी काम कर दिया था, जो कि बाद की सरकारों में जाकर के मतलब दोनों के बीच फिर सहमति हुई, एग्रीमेंट हुआ और तब जाकर के बात बनी। हालांकि इस दरमियान बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हुए, लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा। और इस एक घटना ने ये साबित कर दिया कि अल्पसंख्यकों के प्रति बुरा करने मात्र से केवल उनका नुकसान नहीं होता, बल्कि बहुसंख्यकों का भी काफ़ी नुकसान होता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अल्पसंख्यकों के प्रति आप खराब करेंगे तो केवल उन्हीं का खराब होगा, खराब बहुसंख्यकों का भी होता है, उन्हें भी क्षति पहुंचती है। तो इस घटना ने हमें सत्ता की साझेदारी और सत्ता में हिस्सेदारी को कितना अहम बता दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर हमने हिस्सेदारी नहीं दी, साझेदारी नहीं दी और इस सौहार्द भावना के साथ हमने सरकार में उन तमाम सारे समुदाय के लोगों को हिस्सा नहीं दिया तो क्या बुरा हो सकता है। तो देने में भलाई है, लोकतंत्र को चलाना है। तो अब हम देखेंगे कि बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम ने क्या किया कि ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ, हमने बताया था 1903 तक उन्हें डच को बहुत देर से मतलब चीज़ों का लाभ मिला। लेकिन बेल्जियम ने ऐसा किया कि दोनों समुदाय के नेताओं ने मिल करके समझदारी से बैठक की और उसमें हल निकाला। हल निकाला कि दो राज्य सरकारें जो हैं वहाँ पे केंद्र की सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं करेगी। और ये थोड़ी मतलब कि इन्होंने तरीका ढूंढा, थोड़ा पेचीदा है, उसे अलग से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे थोड़ा याद नहीं है तो कोई बात नहीं। ये जो है बेल्जियम ने समझदारी से निष्कर्ष निकाला और फिर मामला सुलझ गया। सत्ता की साझेदारी की हमने बात करनी थी इसमें, बेल्जियम की समझदारी और ये सब। ठीक, तो सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है, हमने इसकी डिस्कस कर लिया, शांति से। ठीक।